हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगर हम तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय बात करें तो 1756 से 1763 ईस्वी तक लगभग यह 7 वर्ष चला, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का। अब इसका कारण क्या था? तो कारण इसका यूरोप में था और लड़ाई कहाँ शुरू हो गई? भारत में। कारण क्या था तो समझते हैं। यूरोप में 2 देश हैं, एक है प्रशा और एक है ऑस्ट्रिया। इन 2 देशों के मध्य लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते वहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी भी उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं और प्रशा की ओर अंग्रेज मिल जाते हैं और ऑस्ट्रिया की तरफ फ्रांसीसी। अब क्या हुआ? अभी तक युद्ध बहुत छोटे स्तर पर चल रहा था, सिर्फ 2 देशों के मध्य चल रहा था। अब इसमें 2 देश और शामिल हो गए। अब अंग्रेजों के और भी जितने भी अन्य देश थे वो भी अंग्रेज के साथ शामिल हो गए। फ्रांसीसी लोगों के जितने साथी थे वो फ्रांसीसियों के साथ शामिल हो गए, जिसके चलते ये बहुत बड़ा युद्ध बन गया। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्रांसीसी लोग यूरोप में हारते जा रहे हैं, जिसके चलते मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रांसीसी लोग अपना दिमाग कम यूज करते थे और बल का प्रयोग ज़्यादा करते थे। इसके चलते उन्होंने क्या किया? 1758 में काउंट डी लाली को भेज दिया भारत और उनसे कहा कि जाओ और भारत में जितने भी अंग्रेजी बस्तियां हैं और जितने भी अंग्रेज हैं उनको कह सकते हो बिल्कुल खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों का प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दबदबा है। इसके चलते अब क्या होगा? काउंटर डी लाली आ गया भारत, और जैसे ही वो भारत आया और सेंट फोर्ट डेविस पे उसने कब्जा कर लिया 1758 में। अब ये रुकने वाला नहीं था, इसका जो कह सकते हो कॉन्फिडेंस था वो 7वें आसमान में था। अब इसने क्या किया? थोड़े ही दिन बाद तंजौर पर आक्रमण कर दिया। अब क्या कह सकते हो कि 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज लोग जीत गए थे। अब अंग्रेजों की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि वो बंगाल वाले क्षेत्र में, अगर कृषि की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है बंगाल वाला। वहाँ से उन्हें कह सकते हो रुपये पैसे अधिक मिलने लगे थे। इसके साथ साथ ही इनकी जो सैनिक कह सकते हो सेना थी वो भी मजबूत हो गई थी। इसके चलते यहाँ पे तंजौर वाला आक्रमण इनका असफल हो गया। लेकिन काउंट डी लाली रुकने वालों में से नहीं था। उसने ही थोड़े ही दिन बाद बुस्सी को बुलाया। अब बुस्सी कौन था? तो ये आपने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पढ़ा था कि यही लड़ा था फ्रांसीसियों की तरफ से। बुस्सी को बुलाया और मद्रास पर आक्रमण किया, और ये भी क्या हुआ? आक्रमण असफल हो गया। अब सिर्फ इसका एक आक्रमण जो सफल हुआ वो कौन सा था? जो सेंट फोर्ट डेविस। वो भी इसीलिए सफल हो गया था क्योंकि अंग्रेज इस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे। उनको पता ही नहीं था कि फ्रांसीसी लोग भारत पे भी आक्रमण कर देंगे। लेकिन तंजौर वाले में भी अच्छा तरीके से मुकाबला किया और मद्रास वाले क्षेत्र में। अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने सोचा अब हमारी बारी है, अब हम युद्ध करेंगे। इसके चलते 1759 में, कब? 1759 में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था सर आयरकुट। अब सर आयरकुट कहाँ आता है? भारत आ गया। और इसने 1760 में एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है वांडी वास का युद्ध। अगर पूछा जाए वांडी वास का युद्ध किसके इसके मध्य में हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। अब क्या होता है? इसमें अंग्रेज लोग विजयी हो जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। अब क्या हुआ? यहाँ पे अंग्रेज जीत गए हैं, फ्रांसीसी हार गए हैं। इसके चलते अब फ्रांसीसी देखो यहाँ पे भी असफल हुए थे, यहाँ पे भी असफल हुए थे, यहाँ पे भी असफल हुए थे। इसके चलते इनकी धीरे धीरे दशा खराब होने लगी थी।
अब 1760 में वांदीवास का युद्ध हुआ, आयरकूट ने इन्हें भी हरा दिया। अब फ्रांसीसी बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं यहाँ पे भारत में। अब इनकी जितनी भी भारत में कंपनियां थी फ्रांसीसियों की, चाहे वो पांडिचेरी वाला हो या चंद्रनगर हो या जिंजी हो, जितनी भी ये इनकी, और ये कह सकते हो डिंडीगुल, ये जितनी भी इनकी कोठियां थी ये सब किसके कब्जे में आ गई? अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अब फ्रांसीसी कह सकते हो यहाँ नाम मात्र के रह गए हैं, सब बर्बाद इनका हो गया है किस युद्ध के बाद? तो वांडीवास के युद्ध के बाद। लेकिन तब तक क्या होता है, 1776 में वहां पे जो प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध चल रहा था वो शांत हो जाता है, या कह सकते हो उसमें एक संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? तो 10 फरवरी 1763 को एक संधि होती है जिसका नाम है पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि में कुछ बातें, शर्तें अपनी रखी जाती हैं। अंग्रेज लोग क्या क्या शर्तें रखते हैं? उन्होंने कहा कि अब आज से भारत में जितने भी फ्रांसीसी हैं वो कोई भी सेना नहीं रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांसीसी अब अपनी रक्षा के लिए या व्यापार करने के लिए कोई भी सेना नहीं रखेंगे, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि जो चंद्रनगर वाला क्षेत्र है, जो ये चंद्रनगर वाला क्षेत्र है ये अंग्रेजों के पास रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि चंद्रनगर बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है और बंगाल में अंग्रेजों का बहुत अधिक वर्चस्व है, और वो ये भी समझते हैं कि बंगाल वाला क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और चंद्रनगर से उनको अच्छे तरीके से टैक्स मिल सकता है, इसलिए चंद्रनगर उन्हें नहीं दिया। तो चंद्रनगर किसके पास रहेगा? चंद्रनगर रहेगा अंग्रेजों के पास। इसके अलावा एक जो हमेशा से ही अंग्रेज संधि में अपना प्रस्ताव रखते थे कि हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखो, कहा जाता है कि कोई भी कंपनी हो, अगर वो अपने पास सेना नहीं रखेगी तब तक वो किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। अगर करेगी तो अगली जो सामने वाली जो सेना है वो उसको पराजित कर देगी। अब फ्रांसीसी लोग सिर्फ काहे के लिए रह गए? सिर्फ व्यापार कर सकेंगे और कुछ नहीं। अब जिसने भी भारत की राजनीतिक वाला मामला होगा वो अंग्रेज ही देखेंगे, इसीलिए लास्ट में क्या होता है, अंग्रेज ही बहुत टक्कर देते हैं भारतीयों को। एक दिन ऐसा आता है कि अंग्रेज ही पूरे देश पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। और इनके टक्करी की कंपनी एक ही थी, फ्रांस, वो भी क्या हो गया, वो भी इनके कब्जे में आ गई है। सिर्फ क्या रहेगा इनके पास, ये अपने कंपनी में व्यापार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब पांडिचेरी वाले क्षेत्र में ये स्वतंत्रता के बाद भी रहे हैं, उसके बाद में कह सकते हैं उनको जब भगाया गया तब यहाँ से भगे। तो आज हम लोगों ने तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।